सरकार कह रही है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो फिर कानून बनाने में क्या दिक्कत। अशोक अरोड़ा जब तक इंडियन नेशनल लोकदल में था, इंडियन नेशनल लोकदल का एक लॉयल कार्यकर्ता रहा, जितने साल भी मैंने राजनीति करी। आज अगर कांग्रेस की हालत हरियाणा प्रदेश में है तो सबसे बड़े जिम्मेवार अशोक तंवर। दुष्यंत को वोट तो दी बीजेपी के खिलाफ, जो कहा करते थे कि अब की बार जमुना पार, और उन्होंने उनकी सरकार बना दी। आज इसीलिए सबसे ज्यादा गुस्सा अगर है जेजेपी और दुष्यंत के खिलाफ, इसीलिए सरकार जिस प्रकार से गीता जयंती के नाम पे जो पैसा लगा रही है, आपने कितना यहाँ काया पलट होते देखा कुरुक्षेत्र का? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई गई, अजय सिंह जी को सजा सुनाई गई, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा था कि अब लोकदल टूट जाएगा, अब लोकदल खत्म हो जाएगा। प्रदेश की सरकार को बजाय किसानों से लड़ने की देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कानून वापस कर। नैन साहब, मुझे एक दुख है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग होती रहती हैं, परिवार से चौधरी रणजीत सिंह भी अलग हुए कि जो पारिवारिक कलह, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल परिवार में हो रहा है, ये शोभा नहीं देता। आज ये लोग कहते हैं कि रास्ता रोको है, किसानों ने कहा रोको है। मैं कल भी दिल्ली जाके आया हूँ, दिल्ली के बॉर्डर के अंदर खुद दीवारें पुलिस ने बनाई हुई है, किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका है। यहाँ तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बात करें, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग यहाँ बैठे हैं दिल्ली के आसपास, ये कोई किसान नहीं है, ये राजनीति करने के लिए यहाँ बैठे हैं, भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 15 साल का था और उस समय ऐसा टेरर हो गया था कि कोई बुनियादी वाला भी नहीं मिलता था जी। चौधरी देवीलाल ने स्वयं माइक हाथ में पकड़ के उससे बुनियादी कर रहे थे। हम बड़े प्रभावित हुए थे कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन से अलग हो जाए SYL के नाम पर। SYL किसने रोका हुआ है? कोई रुकावट नहीं है। मैं सुंदर जी आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट में कोई स्टे नहीं है। अभय सिंह चौटाला तो कह रहे हैं कि हरियाणा में विपक्ष का जो जिम्मा निभाना चाहिए वो कांग्रेस निभा ही नहीं रही है, वो तो बीजेपी की जो है बी टीम बनकर काम कर। जब इन शो के प्रोग्राम अलग होने शुरू हो गए थे और उनमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी फोटो गायब होनी शुरू हो गई थी, तो ये नींव तो रखी जा चुकी थी जी, परंतु उसको हमने काफी लंबे समय तक दबाने का प्रयास किया। इस प्रकार पार्टी परिवार की वजह से टूटी और टूटने के बाद उन कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था वो टूट गया, वो निराश हो गए। प्रजातंत्र के अंदर सुरेंद्र जी, सरकार जो है लोग बनाते हैं, और जो लोग बनाते सरकार है लोगों के लिए होती है। पहले होता था राजा माँ के पेट से पैदा होता था, अब तो लोग बनाते हैं राजा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सदा अपने कार्यकर्ताओं को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के मेहमान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे अशोक अरोड़ा जी। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद नैन साहब जी। सर, आपका बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का, हम वो पुरानी सारी की सारी बातें आपके साथ करेंगे। जैसे आप लोकदल में लंबे समय से रहे, यानी कि यूं कहें कि करीब 40 साल की राजनीति आपने लोकदल की। आप लगातार 7 बार इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष बनने में जो आपके पार्टी संगठन के जो संविधान थे उसमें बदलाव करना पड़ा। जब आप दूसरी बार से तीसरी बार बने और जब आपको 6 बार आप बनते रहे, फिर से उसमें बदलाव किया गया। तो यानी कि काफी लंबा समय आप में लोकदल में रहा। वो सारी की सारी बातें आपसे साझा करेंगे, लोकदल पार्टी का टूटना और वो फिर 2 पार्टियां बनना। अब फिलहाल जहां से शुरुआत मैं करना चाहूंगा किसान आंदोलन की। इस समय किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा है और देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन की आपसे बात करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है अरोड़ा साहब कि जब तक पंजाब के किसान या बाकी राज्यों के किसान दिल्ली नहीं आए थे और कुरुक्षेत्र में एक कांड हुआ था, पिपली कांड, जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। सबसे पहले, जहां तक मुझे जानकारी है, पहले नेता पहुंचने वाले वो अशोक अरोड़ा थे। तो सर, आज आप किसान आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि वो देश का अन्नदाता जी, जिसका एक बेटा खेत में काम करके सर्दी की परवाह नहीं करता, गर्मी की, बरसात की, धूप की परवाह ना करते हुए खेत में काम करता है, और दूसरा बेटा बर्फ की चोटियों पे बैठ के इस देश की सीमा की रक्षा करते हैं जी। आज वो किसान केवल और केवल इस बात के लिए सड़कों पे है कि उनकी जो सुविधा मिल रही थी कम से कम वो ना छीनी जाए। एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, सरकार कह रही है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो फिर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जो 3 कानून बनाए जिस प्रकार से सरकार ने, मैं समझता हूं वो केवल और केवल किसान को मारने के लिए।
और जिसकी शुरुआत भी इन लोगों ने कर दी। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जी कि इन्होंने धान के ऊपर, खास तौर पे जो बासमती धान है, 11-21 धान है, उसके ऊपर मार्केट फीस 1 से बढ़ा के 4% कर दी। अब मंडी में जो किसान धान लेके जाएगा वो 4% तो मार्केट फीस देगा, जो खरीदेगा वहां से सेलर वाला, 4% उसको वो लगी, 2.5% आड़त लगी, तो 6.5% उसको फालतू देना पड़ेगा। और जब इनको छूट दी हुई सीधी सेलर में ले लो तो 200 रुपए क्विंटल का वो फायदा उठाना चाहेगा। तो एक बार तो किसान को भी 50 रुपए फालतू दे के, लॉलीपॉप दे के पुश कर लेगा, जो मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर वो बिहार की वाली हालत होगी, 900 रुपए धान बिकेगा। तो इस प्रकार ये जो कानून बनाए गए हैं ये केवल पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, और पूंजीपतियों ने भी एक शर्त और अड़ा दी, यहाँ गरीब आदमी को खाने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर एक स्टॉक सीमा थी कि आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। और पुरानी बातें अगर आपको याद हो, यहाँ तो चीनी भी, घी भी सब राशन पे मिला करते थे क्योंकि स्टॉक सीमा थी। आप स्टॉक सीमा अगर खत्म कर दोगे और दूसरा छूट कर दोगे बाजार से खरीदने की, तो सारा काम माल जो है गोदामों में चला जाएगा, जिसकी वजह से गरीब आदमी को भी परेशानी होगी, काला बाजारी बढ़ेगी, गरीब आदमी को परेशानी होगी। तो ये 3 कानून जो इन्होंने लागू करे वो किसान के साथ साथ गरीब और आम आदमी के हक में नहीं है, और इसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो बात करने को तैयार नहीं। तो कल भी नरेंद्र तोमर जी का बयान आ गया कि हम बात नहीं करेंगे, हमारी जो कानून है ये तो लागू रहेंगे। तो सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सुरेंद्र जी, सरकार जो है लोग बनाते हैं, और जो लोग बनाते सरकार है लोगों के लिए होती है। पहले होता था राजा माँ के पेड़ से पैदा होता था, अब तो लोग बनाते हैं राजा, और जो राजा होता है जनता के प्रति जवाबदेही होता है। तो सरकार को इनकी बात माननी चाहिए। आज जिस प्रकार का माहौल है, आप देखते हो हरियाणा में रोज इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए रोज कोई मीटिंग लेने जा रहा है, कोई किसी प्रोग्राम में जा रहा है, कोई बीजेपी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, केवल और केवल लोगों को उकसाने के लिए जाते हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोग आपस में लड़े। क्योंकि जवान जो है, आज पुलिस के जवान किन के बच्चे होंगे, तो किसानों के बच्चे आपस में लड़ाने के लिए जाते हैं। तो प्रदेश की सरकार को बजाय किसानों से लड़ने की देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कानून वापस करना चाहिए। अरोड़ा साहब, आपने कहा कानून वापस होने चाहिए, और इसी मांग को लेकर किसान वहां दिल्ली के आसपास बैठे भी हैं। लेकिन केंद्र सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि लगातार जब से ये कानून बने हैं, हालांकि इस पे स्टे है कानून पे, तब से पंजाब से ये आंदोलन उठा, वहां से इस आंदोलन का जन्म हुआ, दिल्ली तक आए, और करीब 650 के करीब जो किसान अपनी शहादत भी दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। फिर भी बकायदा किसानों को मरहम लगाने के, रिलीफ देने के जो बीजेपी के बड़े नेता है उस तरह के बयान देते हैं। अभी आपने सैनिकों की बात की, जवानों की बात की, लेकिन वो तो कह रही असली किसान है ही नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, इनको तो बाहर से फंडिंग होती है। और यहाँ तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बात करें, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग यहाँ बैठे हैं दिल्ली के आसपास, ये कोई किसान नहीं है, ये राजनीति करने के लिए यहाँ बैठे हैं, भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है जी, इन्होंने हमेशा लोगों को बांट के वोट लिए। जहां पर हिंदू मुसलमान की चली वहां हिंदू मुसलमान को बांट दिया। अब किसान आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा प्रदेश में तो कोई आंदोलन नहीं था जी। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री किस लिए सड़कें रोक रहे थे, किस लिए सड़कों पे खड्डे खोद रहे थे, किस लिए रैली करने की छूट नहीं दे रहे थे, लाठियां बरसाई जा रही थी, किस प्रकार आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, वाटर कैन। आज ये लोग कहते हैं कि रास्ता रोका है, किसानों ने कहा रोका है। मैं कल भी दिल्ली जाके आया हूँ, दिल्ली के बॉर्डर के अंदर खुद दीवारें पुलिस ने बनाई हुई हैं, किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ। किसान तो अपनी मांग मानने के लिए गए, और इन्होंने आंदोलन को तोड़ने के लिए पहले उन्हें केवल पंजाब का आंदोलन बताया, ये कह दिया कि हरियाणा का तो आंदोलन ही नहीं है। और फिर जब नहीं बटे, किसान आपस में नहीं बटे, तो इनके मंत्रियों ने, इनके मुख्यमंत्री एसओएल का छेड़ दिया ताकि हरियाणा और पंजाब के किसान लड़े। एसओएल जीवन रेखा हरियाणा प्रदेश की, और प्रदेश के मुख्यमंत्री बचाए। 2016 में नवंबर में फैसला आ गया था, और 2016 के फैसले को अब तक लागू नहीं करवा पाए। और जब किसान अपनी मांगों के लिए मनवाने बैठे तो एसओएल को लेके बैठ गए। ये केवल और केवल कि किस प्रकार पंजाब और हरियाणा के किसान आपस में पटे, किस प्रकार से लड़े। कभी उन्हें विदेशी फंडिंग बताते, कभी हमने देखा गांव में से लंगर के लंगर उठ के जा रहे हैं, लोग अपने घरों से रोटियां बना के जा रहे हैं, इवन लस्सी तक जा रहे हैं, दूध तक बेच रहे हैं। ये आंदोलन जो है एक जन आंदोलन है। ये भूल कर बैठे हैं इस बात की कि ये तो कुछ चंद लोग बैठे हैं। 600 लोगों की शहादत, मेरे ख्याल
किसी आंदोलन के अंदर, किसी शांति प्रिय आंदोलन के अंदर आज तक नहीं हुई। बिल्कुल। एसवाईएल की आपने बात की, हरियाणा में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट भी हरियाणा के हक में फैसला सुना चुकी है। बावजूद उसके जो बीजेपी के नेता या बीजेपी के विधायक या मंत्री जहां जहां धरना प्रदर्शन पे बैठे, उन्होंने एक दिन की हड़ताल भी की थी। तो ये क्या राजनीतिक ड्रामे से कुछ ज्यादा तो लगता नहीं है? क्योंकि इनको किससे परमिशन लेनी है? वहां भी इनकी सरकार है, हरियाणा में भी इसकी सरकार है। तो आप क्या समझते हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए चीजें इस तरह की जाती है? निश्चित रूप से ये लोग बांटना चाहते थे कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन से अलग हो जाए एसवाईएल के नाम पर। एसवाईएल किसने रोका हुआ है? कोई रुकावट नहीं है। मैं सुंदर जी आपको बताना चाहता हूं, कोर्ट में कोई स्टे नहीं है जी। कोई कोर्ट में तो ये है कि इसको लागू कैसे किया जाए। पंजाब, ये केंद्र की सरकार को कहना है कि उस नहर बनाए। केंद्र की सरकार नहर नहीं बना रही और ये ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पर आंदोलन धरने में बैठे, किसके खिलाफ बैठे थे? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैठे थे? इतनी हिम्मत है इनमें। आज एक दिन के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरने में बैठ दें, अगले दिन एसवाईएल शुरू हो जाए। वहां से बात नहीं करते, बात करते हैं किस प्रकार किसानों को बांटा जाए, हरियाणा और पंजाब के किसान अलग हो जाएं, इस बात की लड़ाई। बिल्कुल। किसान आंदोलन की हमने बात की, अभी हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 2019 के चुनाव से पहले आप एक बहुत बड़े दल को छोड़ के एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए। जिस कलह से आप बाहर निकले थे, वो कलह यहाँ भी आपका पीछा छोड़ने का नाम ले रहे, क्योंकि अभी हाल की बात करें, कांग्रेस के अंदर जो कवायद चल रही है कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, और उसके लिए कभी प्रभारी से मिला जा रहा है, कभी महासचिव से मिला जा रहा है कि कुमारी शैलजा को हटाकर किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस तरह की चीजें आपको किसने कहा कि शैलजा को हटाने की बात? इस तरह की बातें विधायकों ने बोली है, कहीं किसी विधायकों ने बयान दिया। किसी विधायक का कोई ऐसा बयान नहीं। कोई मेरा पीछा ना तो पहली कला में था जी, ना अब है जी। अशोक अरोड़ा जब तक इंडियन नेशनल लोकदल में था, इंडियन नेशनल लोकदल का एक लॉयल कार्यकर्ता रहा, जितने साल भी मैंने राजनीति करी। और आज मैं कांग्रेस में, कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कोई कला नहीं, हम तो पार्टी के हैं, पार्टी का कोई निर्देश आता है उसके लिए काम करते हैं। और जो ये बातें हैं, ये ठीक है, प्रभारी से मिलना एमएलए का अधिकार है, प्रभारी से मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, कोई 100 तरह की बातें होती हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं आई कि इसको बदला जाए, इसको लगा दिया जाए। इस तरह की बातें मीडिया की सुर्खियां बन जाए या अखबारों की सुर्खियां बन जाए, और जो बाकी के नेता हैं बाकी पार्टियों के, कांग्रेस के अलावा, जो इस तरह के बयान देने लग जाए, हम अशोक तंवर की बात करें, वो लगातार बयान दे चुके हैं, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि कांग्रेस को तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक ऐसा तालाब है जिसमें गंदी मछलियां रहती है, वो मछलियां जो एक दूसरे को खाती रहती हैं, यही काम करती हैं, और ये मैंने कांग्रेस में रहते हुए इसको सहन किया है। तो कुमारी शैलजा को हटाने के लिए जो ये प्रचलन चला है, इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस तरह के बयान देते। जिस कांग्रेस ने अशोक तंवर को इतना बड़ा स्टेटस दिया, अशोक तंवर जी मेंबर पार्लियामेंट रहे, 5 साल से ऊपर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आज उसको वो एक गड़ा हुआ तालाब बताते हैं, ऐसे उनको शोभा नहीं देते। आज अगर कांग्रेस की हालत हरियाणा प्रदेश में है तो सबसे बड़े जिम्मेवार अशोक तंवर जी हैं। जी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की और चीजों की, जैसे कि समय समय पर बेरोजगारी हो रही है, महंगाई है, तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन करना है, तो क्या लगता है अरोड़ा साहब की जो आप ये प्रदर्शन कर रहे हो ये काफी है सिर्फ क्योंकि जनता परेशान है? देखो, राजनीति में, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के 2 पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष अगर लोगों की उम्मीदों पे खरा ना होते, सत्ता पक्ष की तरफ से अगर लोगों पे लगातार अत्याचार, सवाल किया कि लगातार सत्ता पक्ष अगर अत्याचार करता है तो विपक्ष की जिम्मेवारी है कि समय समय पर लोगों को साथ लेकर उसके खिलाफ करो। आज आप देखिए क्या हालात है जी। देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, और हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र करें तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर है। नारा तो दे देते हैं 75% हम आरक्षण देंगे, नौकरियां होंगी तभी तो आरक्षण दोगे, नौकरियां ही नहीं है। प्राइवेट नौकरियों की बात करते हैं आरक्षण देने की, आज ये हालात है कि प्राइवेट नौकरियां निकाले जा रहे हैं बच्चे, बच्चों को घर भेजा जा रहा है। आज रोजगार है नहीं, आपकी कोरोना की वजह से कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, कितने ऑटो रिक्शा वाले, रेडी वाले, फड़ी वाले, छोटे दुकानदार, आपके कैटरर हैं, वेटर हैं, हलवाई हैं, बैंड वाले हैं, टेंट वाले हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए। चाहिए तो ये था सरकार उनके खातों में पैसे डालती ताकि उनको कोई मदद मिलती, परंतु महंगाई देख लो। आज डीजल और पेट्रोल, हरियाणा प्रदेश के अंदर पेट्रोल शतक मार गए, 100 से ऊपर हरियाणा प्रदेश के डब वाले और सिरसा जैसे जिलों में आज 100 बॉर्डर के इलाके हैं, वहां 100 तक पहुंच गए, और यहाँ 100 पे पहुंचने को तैयार है।
तो महंगाई अगर डीजल और पेट्रोल की बढ़ेगी ना, आप मान के चलो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हर चीज की बढ़ेगी। आज कोई सामान ले लो, आप बिजली का सामान ले लो, आज करियाने का सामान ले लो, बाजार में और चीजें जो चीज खरीदने जाओगे, हर चीज के रेट बढ़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ रही है तो कांग्रेस पार्टी लगातार, अभी 2 दिन पहले महिलाओं ने प्रदर्शन किया, आज साइकिल यात्रा की, फिर पेट्रोल पंप के सामने हमने धरने दिए। तो ये हमारा, क्योंकि विपक्ष अगर नहीं होगा तो सत्ता पक्ष तो जैसे घमंड है, परंतु मुझे आज दुख से कहना पड़ता है कि एक समय तो ऐसा था जब विपक्ष के नेताओं को पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद भी पार्लियामेंट में नॉमिनेट तक भी किया करते थे। मुझे याद है कि वाजपेयी जी विपक्ष में होते थे, अगर कहीं बाहर भेजने की बात आती थी, वाजपेयी जी की राय ली जाती थी। इसी प्रकार हर जगह हुआ करता था। परंतु आज ये पहली सरकार है जो प्रजातंत्र को खत्म करने पर चली है। आज इस सरकार से देश को खतरा नहीं मानता, आज देश के प्रजातंत्र को खतरा है। आप देखो जितनी एटॉमिक्स बॉडियां हैं, सबको ये सरकार खत्म कर। बिल्कुल, पुराने राजनीतिक बातें भी आपसे करेंगे, आपने राजनीतिक चर्चाएं बताई। जहां तक विपक्ष की आपने बात की कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन आपके पुराने साथी, आपकी पुरानी पार्टी के महासचिव की अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला तो कह रहे हैं कि हरियाणा में विपक्ष का जो जिम्मा निभाना चाहिए वो कांग्रेस निभा ही नहीं रही है, वो तो बीजेपी की जो है बी टीम बनकर काम कर रही है। देखिए, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है जी। आज अभय सिंह जी की अगर बात करें, इनेलो पार्टी का एक संगठन बहुत मजबूत संगठन था, और मैं मान के चलता हूं कि 2019 के चुनाव से पहले जी, जब INLD टूटी, उसके बाद जो बिखराव आया है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। आज क्योंकि हजारों वर्कर ऐसे थे जो कई सालों से उस परिवार के साथ जुड़े थे, उस पार्टी के साथ जुड़े थे, परंतु किस प्रकार पार्टी परिवार की वजह से टूटी, और टूटने के बाद उन कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था वो टूट गया, वो निराश हो गए। और आज अगर उनको कोई नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प, तो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। अरोड़ा साहब, आप लंबे समय तक लोकदल में रहे, आपने बताया पार्टी कैसे टूटी, लोग भी, दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम पुरानी राजनीतिक बातें भी करते हैं इस कार्यक्रम में। तो अरोड़ा साहब ऐसे इंसान हैं जो देवीलाल परिवार के या फिर यूं के चौटाला परिवार के बिल्कुल करीब रहे, और यहाँ तक कि आपने बहुत बार ऐसा कहा भी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब जेल में चले गए तो उसके बाद आप पर वो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, यानी कि यूं कहें पार्टी का सारा जिम्मा अशोक अरोड़ा पर था। ये भी आपने कहा कि अजय और अभय से ज्यादा वो मुझसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे, लगाव था उनका। लेकिन क्या मानते हैं आप, जो 2018 की रैली गोहाना में और वो सारी की सारी चीजें, आप तो खुद उस दिन मंच पे मौजूद थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सदा जी अपने कार्यकर्ताओं को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया, चाहे उसमें कार्यकर्ता अशोक अरोड़ा हो, चाहे पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष लगाव रहा है जी। और यही वजह थी कि कार्यकर्ता उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। परंतु 2013 के अंदर जी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई गई, अजय सिंह जी को सजा सुनाई गई, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा था कि अब लोकदल टूट जाएगा, अब लोकदल खत्म हो जाएगा। परंतु मैं आपको कहता हूं कि हमने लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2014 का चुनाव लड़ा, और इतिहास इस बात का गवाह है जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकदल पहली बार 2 MP अकेले जिताए थे। बगैर अलायंस के कभी लोकदल का मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा नहीं बना। पहली बार 2 मेंबर दुष्यंत और रोडी जो थे सिरसा से 2 MP बने थे, और 20 MLA लोकदल के बने थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जी के जेल जाने के बाद। और उसके बाद हमने लगातार संघर्ष किया अभय सिंह जी साथ मिलकर, परंतु परिस्थितियां एक ऐसी लहर भी ऐसी बनी थी, ऐसी एक लहर बनी, बीएसपी से समझौता हो गया। हर व्यक्ति के मन में था कि 2019 में लोकदल की सरकार बनेगी, परंतु परिस्थितियां कुछ पारिवारिक ऐसी हुई। मैं तो ये कहूंगा कि समय का खेल था, परिवार ने टूटना था, और परिवार की वजह से मैं मान के चलता हूं हजारों लोग कार्यकर्ताओं के दिलों के अरमान बीच में रह गए, जिसकी वजह से लोकदल का विघटन हो गया। और बुरा काम तो जब हुआ जी कि जब दुष्यंत को वोट तो दी बीजेपी के खिलाफ, जो कहा करते थे कि अब की बार जमुना पार,
और उन्होंने उनकी सरकार बना दी। आज इसीलिए इस सरकार से तो लोग नाराज हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा अगर है जेजेपी और दुष्यंत के खिलाफ, इसीलिए कि उनको वोट बीजेपी के खिलाफ दी थी और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। आज लोग उनसे बीजेपी से भी ज्यादा अगर गुस्सा है तो उनके प्रति है। आपने कहा चौटाला साहब अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और हमेशा उनका ध्यान भी रखते हैं, वो कोई तो छोटा पदाधिकारी हो, कोई बड़ा हो या आम कार्यकर्ता हो। जब पार्टी टूट गई उसके बाद जेजेपी अलग बन गई तो जींद का उपचुनाव आया। जींद के उपचुनाव में आप लगातार इनेलो विधि में प्रचार भी कर रहे थे, तो परिवार के साथ तो आप पहले भी रहते थे, लेकिन आपने कितना बदलाव देखा? क्योंकि जो बच्चे आपके नीचे रहकर यानी कि संगठन में रहकर काम करते थे, आप उनका चुनाव प्रचार करते थे, यहाँ तक कि उनकी मां की बात करें नैना सिंह चौटाला की, इस तरह की बयानबाजी वहां पहली बार सड़क पर निकलकर सभी के सामने आ गई बयानों के रूप में कि अभय सिंह चौटाला तक गुंडा तक कह दिया उनको नैना सिंह चौटाला ने। तो कैसा आपको उस समय लग रहा था? वो सारी की सारी बातें सामने आ रही थी, आपको अंदेशा क्या पहले से होने लग गया था इन चीजों का? ये इसकी नींव तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी। जब इन शो के प्रोग्राम अलग होने शुरू हो गए थे और उनमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी फोटो गायब होनी शुरू हो गई थी, तो ये नींव तो रखी जा चुकी थी जी, परंतु उसको हमने काफी लंबे समय तक दबाने का प्रयास किया। और मुझे तो ये लगता है कि कोई ना कोई साजिश इसके पीछे काम कर रही थी, नहीं तो बच्चों को प्यार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभय सिंह बहुत ज्यादा बहुत प्यार करते थे, परंतु कोई ना कोई साजिश इसके पीछे काम कर रही थी, जिसकी वजह से लगता है कि उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। एक साजिश का वो लोग शिकार हुए और जिसका खमीजा लोकदल के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन वोटरों को भी चुकाना पड़ा जो लंबे समय से चौधरी देवलाल के साथ चल रहे थे। आपको पहले से अंदेशा हो गया था इन सब बातों का, आपने बताया भी। क्या इस बारे में आपने चौटाला साहब से मुलाकात की हो, कोई इस तरह की चर्चाएं हुई हो कि परिवार में ये सब चल रहा है? निश्चित रूप से चौटाला साहब ने अगर मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी हुई थी प्रधान की, तो मेरा फर्ज बनता था कि उनको सारी बातें बताई। मैंने उनको बताई थी, उन्होंने प्रयास भी किए होंगे। आज जिस तरह की बातें होती हैं कि दुष्यंत और दिग्विजय या फिर अजय की बात करें, वो अपने पिताजी को पिताजी नहीं मानते, अपने दादा को दादा नहीं मानते, गौतम को दादा मानते, इस तरह के बयान अभय सिंह की तरफ से दिए जाते हैं। अब चौटाला साहब फिलहाल जो है जेल से रिहा हो चुके हैं हमेशा के लिए, जो जेबीटी मामले में। क्या देखते हैं आप, क्योंकि इनेलो का पुराना अनुभव आपका रहा है, कि चौटाला साहब के नेतृत्व में क्या कुछ संगठन का उभार हो पाएगा? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, मुझे बहुत दुख है, हालांकि लिए बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस में है। नैन साहब, मुझे एक दुख है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग होती रहती हैं। परिवार से चौधरी रंजीत सिंह भी अलग हुए थे, परिवार से कई पार्टियां ऐसी हैं जो दो दो बनी हैं, परंतु मुझे एक चीज का दुख है कि जो पारिवारिक कलह, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल परिवार में हो रहा है, ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार की बातें किसी परिवार में नहीं होनी चाहिए। हमने उस परिवार के साथ लंबे समय गुजारा है, हमने बहुत नजदीक से देखा है। जिस प्रकार से आज ये बातें निकली, चुनाव में निकली, मैं कहता हूं कि ऐसी बातें दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है, आज उनकी अलग राजनीतिक पार्टी है, उनकी अलग राजनीतिक पार्टी है, उनको राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, कम से कम पारिवारिक लड़ाई सड़कों पर नहीं आनी चाहिए। अरोड़ा साहब, आप 4 बार थानेसर से विधायक भी रहे, 1990 से आपका जो है वो सफर शुरू हुआ। अगर राजनीतिक सफर की बात करें, शायद 1977 के आसपास से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई होगी, आप राजनीति में आए, तब से इंटरेस्ट लिया होगा आपने। तो अभी फिलहाल थानेसर की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, तीर्थ नगरी है, तीर्थ स्थल है, धर्म नगरी है, सरकार जिस प्रकार से गीता जयंती के नाम पे जो पैसा लगा रही है, आपने कितना यहाँ काया पलट होते देखा कुरुक्षेत्र का? क्योंकि हम जहां तक अभी चल के आए, तो इसलिए मैं आपसे पूछा। जहां तक आपने मेरे राजनीतिक कैरियर की बात करी, हम तो 1975 के अंदर, हाँ, वो दौर, चौधरी देवलाल जी यहाँ पर एक रैली की थी, हम 15 साल का था मैं, और उस समय ऐसा टेरर हो गया था कि कोई बुनियादी वाला भी नहीं मिलता था जी। चौधरी देवलाल ने स्वयं माइक हाथ में पकड़ के, माइक भी वो छोटा जो बीड़ी सिगरेट वाले रखते थे जी जी, उससे बुनियादी कर रहे थे। हम बड़े प्रभावित हुए थे और 1977 में जनता पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी की हमने मेंबरशिप ली, मेंबरशिप लेके पार्टी में जुड़े, फिर लोकदल बना और रास्ता रोको हुआ 1986 में। चौधरी देवलाल ने जब कहा, उसमें भी हम जेल में गए, और 1990 में उन्होंने 86 में आप जेल में गए, 86 में 23 जनवरी 1986 को जब रास्ता रोको था, जब पूरा हरियाणा प्रदेश बंद किया गया था, उसमें भी हम जेल में गए, चौधरी देवलाल के आह्वान पर हम गए। उसके बाद 1990 में मेरे को टिकट दिया, एमएलए बनाया कुरुक्षेत्र के लोगों ने 4 बार। जहां तक कुरुक्षेत्र के विकास की बात कहोगे, कुरुक्षेत्र में विकास बहुत हुआ,
हमारा जब समय था आज कुरुक्षेत्र में, आप ऐसा हुआ करता था कि एक हमारा पुल है, उसको खूनी पुल कहते थे जी। रोजाना एक्सीडेंट होते थे भीड़ की वजह से, बराबर में दूसरा पुल बनवाया, एक और पुल की प्रपोजल थी। आज जो है, आज कुरुक्षेत्र की हालत ऐसी है कि आप कुरुक्षेत्र की किसी सड़क पे गुजर जाओ, आपको 3-3 फुट के खड्डे बने। हमारी जो ये सड़क है जिससे आप गुजर के आए हो, पिपली से 3rd गेट तक, ये मेन सड़क है हमारी। इस मेन सड़क को काम शुरू है 6 लाइन का, ये 4 लाइन हिसार के बाद अकेला कुरुक्षेत्र शहर था जो हमारे समय में सारा का सारा 4 लाइनिंग हो गया था। उसको 6 लाइन बनाने के नाम पर 2018 में काम शुरू हुआ था, अब 2021 खत्म होने वाला है, परंतु उस पर काम पूरा नहीं हो गया। 4 तो उसमें जान गवा चुके हैं, जिनको रोड एक्सीडेंट होने की वजह से मर गए, कईयों की हड्डियां टूट गई। परंतु खाली ये मेन सड़क नहीं, सारी सड़कों की बुरी हालत है। यहाँ पर गीता जयंती के नाम पे पैसा आता है, वो तो 3-3 करोड़ रुपए का जो वहां पर नृत्य होता है, वो उसके पंडाल बनाने में खर्च कर देते हैं। इतने में तो पक्का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, पक्का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा खड़ा हो जाए। जी बिल्कुल। वही अगर हम बात करें 75-77 से आपने शुरुआत की, आप चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे, उस दौर के कुछ ऐसी बातें आप बताना चाहते हो, दर्शकों से साझा करना चाहते हो, आपके अनुभव कि उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में कितना बदलाव है, अपने हिसाब से जो आपको लगता हो कि ये चीजें ना आज तक छपी है, ना कैमरे के सामने आई है, कोई भी आप ऐसी बातें जो। देखिए, राजनीति में बहुत गिरावट आई है। उस समय क्या होता था, कोई पैसे का चलन नहीं होता था, बल्कि जो चुनाव थे वो लोग लड़ा करते थे, लोग अपनी गाड़ियां लाया करते थे, लोग अपने ट्रैक्टरों पर जाया करते थे। आज इसमें बहुत बदलाव आ गया, और सबसे बड़ा बदलाव जो आया, तो आप देखते होंगे कि हरियाणा की असेंबली में 8-10 लोग तो ऐसे जाते हैं जो केवल और केवल पैसे के दम पे जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो राजनीति के लिए कोई अच्छे लक्षण नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी। अशोक अरोड़ा जी का बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। 2019 तक की अगर हम बात करें, 4 बार विधायक रहे हैं, 10 चुनाव इन्होंने टोटल लड़े हैं, 2 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और 8 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। चौटाला सरकार में मंत्री भी रहे थे, और अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा की तो उसके स्पीकर भी रहे। तो काफी सारी बातें, हालांकि बेबाक तरीके से, क्योंकि अरोड़ा साहब का जो राजनीतिक जीवन रहा है वो बड़ा साफ सुथरा रहा है। इन्होंने आधी से ज्यादा जिंदगी यानी कि 40 साल करीब लोकदल में बिताए, और उसके बाद जैसे आप बड़े उस दिन भावुक भी हुए थे कि मेरे लिए दल छोड़ना मतलब परिवार छोड़ना, और आपका वो बयान मैंने सुना भी था कि पता नहीं कैसे ये लोग पार्टी बदल लेते हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूं जी कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पे थे, लोकदल टूटने के बाद मुझे कहा कि आपको अब डिसीजन लेना है, तो मैंने उनके कहने पर डिसीजन लिया, और आज मैं खुशी हूं कि मुझे उस दल में भी सम्मान मिला। और आज कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के स्टेट के तमाम नेता, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला, सभी की तरफ से मुझे जो सम्मान मिला है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज मैं एक राष्ट्रीय दल का कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे अशोक अरोड़ा जी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।